हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज जो हम सबका विषय है वो है होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी क्या है इसके बारे में थोड़ा जान लें। उसके बाद होल्डिंग कंपनी का बैलेंस शीट बनाते समय कौन कौन से एडजस्टमेंट होते हैं और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे बनता है, और साथ ही उसके अतिरिक्त कुछ ऐसे एडजस्टमेंट भी होते हैं जो थोड़ा टिपिकल होते हैं। तो मैं पूरा प्रयास करूंगा इस वीडियो में आपको पहले होल्डिंग कंपनी और होल्डिंग कंपनी के साथ साथ आपको छोटे छोटे एडजस्टमेंट बता दूं। अगले वीडियो में मैं आपको मेन एडजस्टमेंट बताऊंगा। तो आप ध्यान दें, जब कोई कंपनी किसी दूसरे कंपनी अपने से संबंधित वैसे व्यापार करने वाली ही कोई कंपनी सिमिलर बिजनेस करने व्यापार करने वाली कंपनी के न्यूनतम 51% शेयर अंडरटेकिंग कर लेती है अथवा उससे अधिक शेयर अंडरटेकिंग कर लेती है, तो ऐसे कंपनी को जो कि 51% शेयर अंडरटेक करती है उसे हम होल्डिंग कंपनी कहते हैं, और जिस कंपनी के शेयर अंडरटेक किए जाते हैं उसे हम सब्सिडरी कंपनी माइनॉरिटी कंपनी कहते हैं। अब आपको ये ध्यान देना होगा कि जब आप 51% या उससे ज्यादा शेयर खरीदेंगे तो आपको एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना होगा। उस बैलेंस शीट से पहले आपको 7 से 8 ऐसे पॉइंट है जिसे पहले मेंटेन करना होगा। अगर आप वो मेंटेन कर लेते हैं तो आपका कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट विदाउट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट के मैच कर जाएगा, टैली कर जाएगा। तो हम लोग जो है यहाँ 7 से 8 पॉइंट देखेंगे। पहला पॉइंट तो ये है, बोर्ड पे देखें। पहला पॉइंट है शेयरिंग रेशियो। पहले तो आपको यही जानना होगा कि ए ने बी के, एक्स ने वाई के, ये काल्पनिक नाम है, किसने कितने शेयर टेक ओवर किए। अगर 51% है तो 51 और 49 का रेशियो बनेगा, 60 है तो 60-40 का रेशियो बनेगा, 70 है तो 70-30 का रेशियो बनेगा। तो पहले आपको हेडिंग डालना है शेयरिंग रेशियो का। एक बात और आपको ध्यान देना है, इसको हम बोलेंगे नोट्स टू सोल्यूशन। ध्यान देंगे आप लोग, नोट्स एंड टू सोल्यूशन। नोट्स टू सोल्यूशन का मतलब होता है कि सॉल्यूशन से पहले जो हमको नोट्स लगाने होते हैं। तो ये पहला हो गया शेयरिंग रेशियो। दूसरा रेशियो भी बहुत महत्वपूर्ण है जिसको हम बोलते हैं टाइम रेशियो। टाइम रेशियो में क्या करना है, ध्यान देंगे, मैंने बिफोर एंड आफ्टर होल्डिंग लिखा है। जब कोई कंपनी किसी महीने में खरीदी जाती है तो उस महीने की तारीख को देखते हैं कि तारीख कब है, 1 है कि 30 है, और ये भी ध्यान रखेंगे कि किस महीने की तारीख है। जैसे मान लीजिए कि मैंने किसी कंपनी को 1 जुलाई को भेजा, 1 जुलाई को, तो अप्रैल मई जून ये जो 3 महीना निकल गया, ये जो है बिफोर होल्डिंग की प्रॉफिट मानी जाएगी और 1 जुलाई के बाद आफ्टर की प्रॉफिट मानी जाएगी। तो आप ये ध्यान रखेंगे, बिफोर एंड आफ्टर ये दो बात, पहले आप उसको बांट लीजिए, टाइम को बांट लीजिए। अगर आपने 1 दिसंबर को कंपनी खरीदी है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 महीना आफ्टर हो जाएगा, 8 महीना बिफोर हो जाएगा। तो आपको 12 महीने को आपको बांटना होगा बिफोर एंड आफ्टर में। एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर कंपनी 1 अप्रैल को खरीदी गई है तो सब आफ्टर हो जाएगा। अगर कंपनी 31 मार्च को खरीदी गई उसी फाइनेंशियल ईयर में तो सब बिफोर हो जाएगा। तो 3 प्रकार के रेशियो बन सकते हैं टाइम में। 1 अप्रैल से कंपनी खरीदी गई, 1 अप्रैल को कंपनी खरीदी गई तो सब आफ्टर होगा, ध्यान दें। 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर में खरीदी गई तो सब बिफोर होगा, और मिड में खरीदी जाएगी तो कुछ आफ्टर होगा, कुछ बिफोर होगा। तो ये ध्यान रखेंगे, टाइम रेशियो निकाल लें। इसका प्रभाव क्या होगा मैं बता दूं। जो बिफोर होता है वो कैपिटल प्रॉफिट को प्रभावित करेगा, और जो आफ्टर होता है वो रेवेन्यू प्रॉफिट को प्रभावित करेगा। अगर आफ्टर और बिफोर आप बांट लेते हैं तो बहुत आसान हो जाता है कि जो बिफोर के एरिया में आएगा, जिस महीने में बिफोर होगा वो कैपिटल प्रॉफिट में चला जाएगा, और जो आफ्टर होगा वो रेवेन्यू प्रॉफिट में चला जाएगा। ध्यान देंगे, जैसे मैं कहूं कि 1 साल में 6 महीने का कॉन्सेप्ट है, तो 6 महीने की प्रॉफिट कैपिटल होगी और 6 महीने की रेवेन्यू। अगर 8 और 4 है तो 8 महीने का कैपिटल होगा, 4 महीने का रेवेन्यू। तो ये ध्यान देना है कि जब आप टाइम रेशियो निकाल लेंगे तो आप आसानी से कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट को बांट सकते हैं। कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किसी कंपनी को खरीदने के पहले की प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट, किसी कंपनी को खरीदने के बाद की प्रॉफिट रेवेन्यू प्रॉफिट। बिना इसके जो है आगे हम लोग जो है पॉइंट में नहीं कर पाएंगे, ध्यान देंगे। अगर आपने कैपिटल प्रॉफिट निकाल लिया है तो हम लोग अगला टॉपिक लगाते हैं कास्ट ऑफ कंट्रोल।
कास्ट ऑफ कंट्रोल में ये देखा जाता है कि एक कंपनी दूसरे कंपनी के जो भी शेयर खरीद रही है वह प्रॉफिट पे है कि लॉस में है। तो चूंकि यहाँ एक कंपनी दूसरे कंपनी को टेक ओवर करती है तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ प्रॉफिट लॉस को हम लोग गुडविल या कैपिटल रिजर्व कहेंगे। अगर होल्डिंग कंपनी माइनॉरिटी कंपनी को ज्यादा पे करेगी तो उसको गुडविल बोलेंगे। होल्डिंग कंपनी माइनॉरिटी कंपनी को पे कम करेगी तो उसको कैपिटल रिजर्व बोलेंगे। या आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर आपको होल्डिंग, आप अपने आप को मानिए अगर आप होल्डिंग कंपनी है, आपको लाभ दिखाई देता है तो ये माना जाएगा कैपिटल रिजर्व, और आप होल्डिंग कंपनी और आपको लॉस समझ में आता है तो ये माना जाएगा गुडविल। तो यहाँ करना क्या है, आपको परचेजिंग प्राइस देनी है, कितने में आपने कंपनी को खरीदा। शेयर ऑफ एच, होल्डिंग का हिस्सा इन कैपिटल ऑफ एम, माइनॉरिटी कंपनी के में एच का कितना हिस्सा है, मतलब होल्डिंग कंपनी ने माइनॉरिटी कंपनी के कितने % शेयर खरीदे, उसकी शेयर कैपिटल और उसका कैपिटल प्रॉफिट का हिस्सा। ध्यान रखेंगे कैपिटल प्रॉफिट का हिस्सा कास्ट ऑफ कंट्रोल में चला जाएगा, और ये दोनों जो है कंपेयर करेंगे तो वो बताएगा कि आपने ज्यादा पे किया कि कम पे किया। अगर ज्यादा पे किया तो गुडविल बन जाएगी, कम पे किया तो कैपिटल रिजर्व बन जाएगा। अगला टॉपिक है रेवेन्यू प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट जो है रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। इसमें क्या करना है, आपको एच का रिजर्व लिखना है, कोई भी रिजर्व हो। एच के आपके पीएनएल लिखने हैं, पीएनएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अगर कैपिटल रिजर्व आया तो उसको भी लिख लीजिए। और जो ये हिस्सा है रेवेन्यू प्रॉफिट का, एच का हिस्सा, केवल एच का हिस्सा यहाँ लिखा जाएगा। एच का हिस्सा कैपिटल प्रॉफिट किसको प्रोवाइड करेगा, कास्ट ऑफ कंट्रोल को। एच का रेवेन्यू प्रॉफिट का हिस्सा किसे प्रोवाइड करेगा, रिजर्व एंड सरप्लस को। तो ये ध्यान रखेंगे कैपिटल प्रॉफिट इज इफेक्टेड टू कास्ट ऑफ कंट्रोल एंड रेवेन्यू प्रॉफिट इज इफेक्टेड टू विल बी इफेक्टेड टू रिजर्व एंड सरप्लस। आगे ध्यान देना है कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट में ऐसा कुछ नहीं करना है, केवल माइनॉरिटी इंटरेस्ट को 3 चीजें मिलेंगी। नंबर 1, अपने बची हुई पूंजी का हिस्सा, अपने बचे हुए कैपिटल प्रॉफिट का हिस्सा, अपने बचे हुए रेवेन्यू प्रॉफिट का हिस्सा। कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट में एम का जो हिस्सा बचता है एच को देने के बाद वो लिखा जाएगा। 3 चीजें ध्यान दें, शेयर कैपिटल जो बचा हुआ है, कैपिटल प्रॉफिट जो बचा हुआ है, रेवेन्यू प्रॉफिट जो बचा हुआ है। ये 7 पॉइंट आप जब डिसाइड कर लोगे तब जाके आपका कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनेगा। एक बात आपको याद ध्यान रखनी है, मैं यहाँ किसी एडजस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, एकदम इंटरनल ट्रांजैक्शन या अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन, ये मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा। पहले आप इस पे प्रैक्टिस करोगे। तो कुछ टॉपिक मैंने लिख रखा है, देखें। कैपिटल देख रहे हैं, कैपिटल एंड रेवेन्यूज दोनों में इन लोगों को इन्वॉल्व किया जाएगा। कोई भी रिजर्व हो उसको इन्वॉल्व कर ले, कोई भी पीनल हो उसको इन्वॉल्व कर ले। यहाँ रिजर्व में कोई भी हो, जर्नल रिजर्व हो या कोई भी रिजर्व हो, उसको छटनी करने की जरूरत नहीं है। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट को मैं अगले टॉपिक में कवर करूंगा। ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन कहां होगा, कैसे प्रभाव डालेगा, उसको अगले टॉपिक में कवर करेंगे। स्टॉक अरेंजमेंट क्या होता है, अनराइज प्रॉफिट क्या होती है, इंटरनल ट्रांजेक्शन क्या होता है। तो ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं वो अगले में मैं कवर करूंगा। मैं वो फिर से फीडबैक आपको दे देता हूं, आप ध्यान रखेंगे। होल्डिंग कंपनी में 7 से 8 पॉइंट पे विशेष ध्यान है। पहला होता है शेयरिंग रेशियो। अब यहाँ शेयरिंग रेशियो बनाए कि एच को कितना मिलना चाहिए, एम को कितना मिलना चाहिए। एच मीन्स होल्डिंग, एम मीन्स माइनॉरिटी। टाइम रेशियो निकालने की कंपनी को खरीदने के पहले कितने महीने साल भर में थे और कंपनी को खरीदने के बाद कितना बचा। अगर कंपनी को खरीदने के पहले महीने निकल गए तो बार बार निकल जाएंगे। अगर पहले आपका मतलब है आपने कंपनी मान लीजिए कि 1 अक्टूबर को खरीदी, तो अक्टूबर छोड़ के पीछे की तरफ देखें तो 7 महीने होते हैं, ठीक है। 1 अक्टूबर को खरीदेंगे तो 6 मंथ होंगे। अप्रैल टू सितंबर 6 महीना 6 महीना। ध्यान दें, मैं बार बार कह रहा हूं, कंपनी के खरीदने पे, कंपनी को खरीदने के पहले का मंथ, कंपनी को खरीदने के बाद का मंथ। जो पहले का मंथ होगा उसके प्रॉफिट को कैपिटल प्रॉफिट बोलेंगे, जो बाद का मंथ होगा उसके प्रॉफिट को रेवेन्यू प्रॉफिट बोलेंगे। और कैपिटल प्रॉफिट जो है कास्ट ऑफ कंट्रोल में जाएगा, रेवेन्यू प्रॉफिट रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा, और माइनॉरिटी को केवल 3 चीज मिलेगी। नंबर 1 अपनी कैपिटल में बचा हुआ हिस्सा, नंबर 2 अपने रिजर्व एंड सरप्लस में, चाहे वो कैपिटल प्रॉफिट हो चाहे रेवेन्यू प्रॉफिट हो, उसमें बचा हुआ हिस्सा। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि जब आप यहाँ शेयरिंग रेशियो निकालें तो प्रेफरेंस शेयर को शामिल न करें, ये केवल इक्विटी शेयर को शामिल करने की बात होती है। अगर होल्डिंग कंपनी ने माइनॉरिटी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर खरीदे हैं तो जितना हिस्सा प्रेफरेंस शेयर खरीदा है उतना हिस्सा ही उसे प्रेफरेंस शेयर दे दिया जाएगा।
अगर उसने प्रेफरेंस शेयर नहीं खरीदा है तो कोई बात नहीं, ध्यान रखें शेयरिंग रेशियो में इक्विटी रेशियो निकाला जाता है, न कि प्रेफरेंस शेयर रेशियो निकाला जाता है। आज के वीडियो में मैंने आपको 7 जो पॉइंट है वो समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है आप इस चीज को बहुत ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ टॉपिक के साथ होल्डिंग कंपनी में। धन्यवाद।